हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये एक नया चैप्टर है, चुनावी राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है। इसमें इसको पढ़ने के बाद बेसिकली हम भारत में जो चुनाव होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि भारतीय चुनाव प्रणाली जो है वो किस प्रकार की है और किस प्रकार से वो कार्य करती है। तो एक बार अगर मैं रफली आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ जस्ट आपको समझने के लिए, तो जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो पहले चुनाव वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए, चुनाव। ठीक है। तो चुनाव जिसे हम इंग्लिश में इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्ट करना। ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। मतलब चुनाव जिसमें हम क्या करते हैं, चुनने का काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में भी अगर अपने एग्जांपल लें तो देखो, सुबह से शाम तक हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो चूज़ करनी पड़ती है। जैसे अपने पसंद का खाना चुनना, अपने पसंद के कपड़ों का चुनाव करना। ठीक है। तो ये जो चुनाव है इसमें हम अपने पसंद के नेताओं का चुनाव करते हैं, यानी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो प्रतिनिधि जो क्या करने वाला है, हमारी तरफ से कार्य करेगा। ठीक है। वो प्रतिनिधि का चुनाव हम करेंगे, तो इसलिए से हम चुनाव बोलते हैं। ठीक है। इलेक्शन बोलते हैं। तो इलेक्शन में हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने वाले। ठीक है। तो अब अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव जो आपको रफली याद रखना है वो ये याद रखना है कि चुनाव जो है वो दो टाइप का आपको भी समझना है। ठीक है। वैसे और भी हम पढ़ेंगे, बट दो तरह टाइप का चुनाव अगर आप समझ लोगे तो समझो आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगी। तो एक है विधानसभा का चुनाव। ठीक है। जिसे लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होता है हमारा आम चुनाव। ठीक है। आम चुनाव जिसको हम लोकसभा के चुनाव को क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ उसको ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है। चुनाव हम दो तरह से समझेंगे, एक विधानसभा का चुनाव। ठीक है। विधानसभा, तो विधानसभा बेसिकली होती क्या है, तो विधानसभा हर एक राज्य में होती है, हर एक स्टेट में होती है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो अब जैसा हमें पता है कि भारत में 28 राज्य हैं, तो लगभग 28 राज्यों में हर एक राज्य की अपनी क्या होगी, एक विधानसभा होगी। ठीक है। अब विधानसभा करती क्या है, तो विधानसभा उस राज्य के लिए नियम और कानून का निर्माण करती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हरियाणा का ही एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम हरियाणा राज्य की बात कर रहे हैं, यानी हरियाणा राज्य की जब विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसे विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं जो नियम कानून का निर्माण किसके लिए करेगा, केवल हरियाणा के लिए करेगा। ठीक है। अब अगर सेम इसी तरीके से हर राज्य, जम्मू कश्मीर ले लीजिए आप। ठीक है। राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, तो हर एक राज्य की क्या होती है, विधानसभा होती है जो क्या करती है, उस राज्य के लिए नियम और कानून का निर्माण करती है और उस राज्य को चलाने का काम करती है। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो विधानसभा का चुनाव जब होगा तो वो हर राज्य के लिए होता है, मतलब हर राज्य की विधानसभा का चुनाव जो है वो वहाँ के राज्य में रहने वाले लोग करते हैं और ये हर राज्य में अलग अलग समय पर होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आम चुनाव की, आम चुनाव जो है उसको, लोकसभा के चुनाव को जो है वो आम चुनाव कहा जाता है। ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव के को आम चुनाव कहा जाता है। और लोकसभा के चुनाव के जब होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरा देश चलाने का काम करते हैं। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो केवल अपना राज्य चलाते हैं। ठीक है। अब ये आपका थोड़ा सा इंट्रो ऑफ द चैप्टर हो गया है। अब हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव। आधी रात के बाद का समय है। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में
उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों में से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1989 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, जब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनके पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसान और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनके सहयोगी पार्टी ने राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत हासिल की। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसानों, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो यहाँ पर एक चुनाव का हमें जिक्र किया है कि हरियाणा में किस प्रकार से चुनाव हुए और किस प्रकार से एक पार्टी हारी और नई पार्टी जो थी, जिसका नाम लोकदल था, वो जीती, उसने सरकार बनाया। फिर अगले साल जब 1991 में इलेक्शंस हुए तो लोकदल की हार हुई और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। ठीक है, तो ये छोटा सा एक स्टोरी है जिसके माध्यम से हमें इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझाया गया। इलेक्शंस क्या होता है, कैसे जीतते हैं और कैसे हारा जाता है। ठीक है, तो अब जो हमें चैप्टर का मेन पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, वो हम अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 2024 जो है वो चुनावी वर्ष है, यानी 2024 में जो है वो लोकसभा का आम चुनाव होना है। लास्ट 2019 में हुआ था और हमारे देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, दोनों ही 5 वर्षों पर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2019 में जब सरकार बनी थी, 5 साल आप प्लस करोगे तो 2024 आ गया। तो अब 2024 में फिर से जो है वो लोकसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, चुनावों की ज़रूरत क्यों है। अब हमने जो चुनाव प्रक्रिया देखा कि चुनाव होता है जिसमें क्या करते हैं, जीत होती है, हार होती है। बहुत सारी पार्टी इलेक्शंस लड़ती है, जिसमें से कुछ उनमें से एक पार्टी जीतती है और कई बार जब बहुमत नहीं मिलता है तो जो पार्टियां हैं वो मिल करके गठबंधन सरकार का भी निर्माण करती है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं कि चुनाव क्यों ज़रूरी है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव ज़रूर होता है। ठीक है,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों में चुनाव होता है वो एक लोकतांत्रिक देश हो, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में चुनाव जो है वो ज़रूर होगा, हमें ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, चलिए चैप्टर में जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होता है, ठीक है। यानी कि नियमित अंतराल मतलब रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ये रेगुलर इंटरवल जो है कई देशों में 4 साल का होता है, कई देशों में 5 साल का होता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो है हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, ठीक है। दुनिया के 100 से अधिक देशों में ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत होती क्यों है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा है कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम मानते हैं कि चलो चुनाव नहीं करना है, ठीक है, तो हमें जो भी फैसला करना है सभी लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के जो है वो निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या है कि जो अगर मान लो जैसे भारत जैसा देश जो बहुत बड़ा देश है, ठीक है, अब यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना और मिलजुल करके फैसला लेना जो है वो बहुत मुश्किल है। दूसरी समस्या ये आती है कि किसी भी विषय पर हर व्यक्ति के पास फैसला लेने की ना तो समझ होती है, ना ही उनके पास समय होता है, ठीक है। मान लो हर व्यक्ति जो है वो हर एक विषय के बारे में जो है उसके पास जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में फैसला लेना जो है वो कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यदि हम एक बात अंडरलाइन करें यहाँ से, तो ये कर सकते हैं कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं, शासन करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, खुद नहीं फैसले करते हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने चुना हुआ होता है वो लोग क्या करते हैं, देश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसले जो है वो करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करते हैं जब प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर होता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। किसी ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है। यह मान लें कि लोग मिलजुल करके इस परेशानी को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर चुनाव ज़रूरी नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वह अपने पद पर ना बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। चुनाव हमारे समय में जनप्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यानी कि अगर हम ये मानते हैं कि बिना चुनाव के हमें किसी व्यक्ति का चुनाव करना है जो क्या करेगा, सभी महत्वपूर्ण निर्णय करेगा, ठीक है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को अगर हम उसके ज्ञान के आधार पे या उम्र के आधार पे चुनते हैं, तो क्या ये बात बिल्कुल 100% सही होगी कि उस व्यक्ति को सभी ने पसंद किया है, ठीक है। क्या ऐसी स्थिति में सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा? तो ये सब क्या है, लोकतंत्र के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए लोकतांत्रिक देश में जो है वो चुनाव होता है और लोग अपने पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट हम अंडरलाइन करेंगे। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं। यानी चुनाव में हम करते क्या है, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो क्या करेगा, हमारे लिए नियम और कानून का निर्माण करेगा, नियम कानून बनाएगा
और जिसके आधार पर देश को चलाया जाएगा। ठीक है, वे सरकार बनाने व बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो क्या करता है, सरकार का निर्माण करता है और सभी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लेता है। वे सरकार और अपने द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करती है। ठीक है, इसके अलावा चुनाव में हम केवल प्रतिनिधि का ही चुनाव नहीं करते हैं, हम पार्टी का भी चुनाव करते हैं जो क्या करती है देश चलाती है और महत्वपूर्ण फैसले लेती है। जैसे अगर हम अभी वर्तमान समय की बात करें तो अभी वर्तमान समय में देश में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। ठीक है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। अब हमने चुनाव पढ़ लिया कि चुनाव होता क्या है, जिसमें हम अपने लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो देश चलाता है, देश के लिए दिशा निर्देश नियम कानून का निर्माण करता है। ठीक है, अब किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो चुनाव कई प्रकार से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिनमें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों की अपनी बात की शुरुआत करें। तो सबसे पहला जिस आधार पे हम चुनाव को कहेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है, वो है हमारा पहला पॉइंट, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो यानी कि हर किसी को मताधिकार और हर किसी को मत का समान मोल हो। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या है, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जैसे हमने पढ़ा था, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, तो वो सिद्धांत का यहाँ पे पालन होना चाहिए कि सभी को मताधिकार मिलना चाहिए और सभी के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब बराबर मूल्य होना चाहिए। दूसरा, चुनाव में विकल्प होने चाहिए, यानी कि चुनाव में अलग अलग पार्टियां होनी चाहिए जिसमें से लोगों को जिस भी पार्टी का उम्मीदवार पसंद होगा वो उसको चुनेंगे। ठीक है, और अपना मत देंगे। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल चुनाव अक्सर नियमित अंतराल पे होने चाहिए। यानी कि जो चुनाव है, चाहे हर एक देश का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे देश में 5 साल पे होता है, तो हर एक 5 साल पे चुनाव जो है वो होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे नियमित अंतराल, जो भी एक फिक्स अंतराल है उसके अनुसार चुनाव जो है वो होना चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी कि जिसको लोग वोट दें वास्तव में वही जीते, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करें वास्तव में जीत भी उसी की होनी चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार से मतदाताओं को डराया ना जाए, धमकाया ना जाए और ना ही किसी प्रकार का लालच उन्हें दिया जाए। ठीक है, तो इन 5 बेसिस पे हम कह सकते हैं जो चुनाव है वो कैसा है, लोकतांत्रिक चुनाव है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको याद करना होगा। ठीक, समझकर आपको एकदम ध्यान रखना होगा और क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। ये शर्तें बहुत आसान हैं और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो अच्छी चीज़ है। राजनीतिक पॉलिटिकल, प्रतिद्वंदिता कंपटीशन। जैसे अलग अलग पार्टियां जो चुनाव में उतरती हैं, जैसे अगर हम अपने ही देश का रेफरेंस लें, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी होती हैं और एक तरह से कंपटीशन का माहौल रहता है। ठीक है, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं तो आप देख सकते हो कि अब रैलियाँ शुरू हो जाएंगी,
लोग जो हैं वो मतलब रैलियां निकालना शुरू कर देंगे पार्टी, ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। चुनावी वादे किए जाएंगे कि अगर बीजेपी जीतेगी तो वो क्या क्या करेगी, अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो क्या क्या करेंगे वो जीतने के बाद, या और भी जो पार्टी खड़ी हुई है तो अगर वो जीतेगी तो वो क्या क्या काम जो है वो करेगी। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता, यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन। निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगी। ठीक है, अब निर्वाचन क्षेत्र एक वर्ड जो आया है इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निर्वाचन क्षेत्र है एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये निर्वाचन क्षेत्र क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ जैसे मान लो एक एरिया है जहाँ के लोग क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अब एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारत में कुल जो है वो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, 543। ठीक है, जिसमें से जनरल यानी कि सामान्य 412 है, आरक्षित जो है अनुसूचित जाति के लिए 84 है, और आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए वो 47 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये भारत में अलग अलग क्षेत्र, ये जो आपको दिखाया हुआ है ये छोटे छोटे हिस्से में ये बांटा हुआ है। ठीक है, और हर एक क्षेत्र का जो है वो एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो अगर हम राज्य के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश में 25 निर्वाचन क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वो क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। देखो, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र है, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी एक एक सीटें देख सकते हो आप, सिक्किम में भी एक सीट है। ठीक है, नागालैंड में भी और मिज़ोरम में भी, तो इनमें एक एक हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन सीटें हैं। ठीक है, अब अगर हम सीट की बात करें तो जैसे मान लो आप ये एक एरिया लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी। ठीक है, प्रॉपर बताया जाए कि बीजेपी ने किसको खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी ने किसको खड़ा किया है, या और भी जो पार्टियां उसने किसको खड़ा किया है। ठीक है, और उन सभी में से जो जीतेगा वो यहाँ का क्या कहलाएगा, प्रतिनिधि कहलाएगा, जो जीत जाएगा। ठीक है, इलेक्शन में। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हें कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोग का हित किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या
अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थिति में मिल ही ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? इस एक तरीके तो एक तरीका तो राजनेताओं को के ज्ञान और चरित्र के बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा है ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है, लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्हें लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे। इस तरह यदि कोई पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, यानी कि इस पूरे से हमें क्या समझ आता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जो प्रतियोगिता होती है, उससे लोग जो है मुद्दे उठाते हैं जो नेता, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है और मतलब अगले चुनाव में उसको फ़ायदा मिलता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट मैं इसको अब थोड़ा ढंग से बताती हूँ आपको। चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि देखो बच्चों, जो नेता होते हैं, जो अलग अलग पार्टी के जो सदस्य होते हैं, वो बेसिकली उनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? चुनाव लड़ना होता है और जीतना होता है। ठीक है, तो अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो और जीतेंगे तो उन्हें जनता के लिए तो काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगली बार जब इलेक्शंस होंगे तो वो हार जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ना चाह करके भी जो है कई बार उन लोगों को क्या करना पड़ता है? जनता के लिए काम करना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि अलग अलग पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है? आरोप लगाती है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ठीक है, ये वाली सरकार ऐसे कर रही है। ठीक है, अगर हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे। तो वो क्या करते हैं? लोगों को लुभाने का, मतलब लोगों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो लोग हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं और जब इलेक्शंस होंगे तो उन लोगों को, मतलब जो नेता हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है, इसलिए वो ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अगर चुनावी जो प्रतियोगिता है, जो इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है, उससे अल्टीमेटली जनता को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जनता को उन सभी चीज़ों को जानने का मौका मिलता है जो कि चल रहा होता है देश में, और उसके बेसिस पे, यानी उसके आधार पे क्या करते हैं, वो आने वाले इलेक्शंस में फिर फैसले करते हैं कि उन्हें वोट किसको देना है। अब अगला टॉपिक है हमारा, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, यानी भारत में जो चुनाव है वो किस तरह से होता है, प्रोसेस क्या है चुनाव का। हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल पे होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी बता ही चुकी हूँ कि हमारे देश में लोकसभा और
विधानसभा के चुनाव जो है वो हर 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे इन्हें आम चुनाव कहा जाता है। ठीक है, जब पूरे देश में एक बार चुनाव होता है, पूरे देश में एक बार चुनाव होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने लिए प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, उसे हम आम चुनाव बोलते हैं। ठीक है, कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या फिर इस्तीफे से खाली हुआ होता है, तो इसे उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, मान लो कई बार क्या होता है कि कोई निर्वाचित सदस्य जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसने इस्तीफा दे दिया और उसकी जो सीट है वो खाली हो गई है, तो ऐसे में केवल उस सीट पे जो चुनाव कराया जाता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, अब चुनाव क्षेत्र की हम बात करें तो जिस एरिया में चुनाव होता है उसे चुनाव क्षेत्र कहा जाता है, यानी निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोग ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता है। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई थी, बट आप यहाँ भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहा जाता है। ठीक है, संसद कहा जाता है। हर देश में हर एक चुने हुए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा के सीटों के हिसाब से बांटा जाता है। इन सीटों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो वार्डों में बांटा जाता है, जिसे छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। मतलब जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड में पंचायत या नगर पालिका के लिए प्रत्येक वार्ड में पंचायत के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली सीट वर्ड यूज़ होता है ज़्यादा, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं, इसका मतलब है कि उसके 60 निर्वाचन क्षेत्रों पर वो जीत गई है। ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच ना पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास ना हो। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। ठीक है, यानी कि
जो लोग समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से नहीं, जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, यानी उनके लिए सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, चुनाव लड़ें और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी समाज में आगे आए। ठीक है, तो देखो अब अगर हम आरक्षण की बात करें, जैसे जब हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं या बसेस में हम जाते हैं और अगर हमने कोई सीट रिज़र्व करा रखी होती है, यानी कोई सीट हमने क्या कर रखा है, रिज़र्व करवा रखा है, तो क्योंकि वो सीट हमारी है तो उस सीट पे केवल हम ही बैठेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो निर्वाचन क्षेत्र है अगर उसका आरक्षण किया गया है तो जिस समूह के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के लिए चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसके लिए वो सीट आरक्षित की गई है उस सीट पर केवल वही इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा में 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं, जो कि 26 जनवरी 1919 तक की स्थिति है। ये सीटें पूरी आबादी के उन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेते। कमज़ोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायतों और शहरी यानी नगरपालिका नगर निगमों के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि एमसीडी और पंचायत में 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं ताकि उन सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ें और महिलाएं भी जो है वो आगे आएँ। ठीक है,